कोई ये गलतफहमी ना समझे, इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया। जिसमें हिम्मत है आ जाएं। 5 से 7 हजार फी मेंबर लड़के लड़की को देकर रोजाना की बुनियाद पे जो उसमें शामिल किया गया इस खूनी मार्च के लिए रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत, जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। अदालत के अहम रिमार्क्स, और अब इमरान खान से 25 मई के वाक़यात पर वजाहत तलब कर ली है अदालत ने। 25 मई जी, ये वही 25 मई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचना था। अदालत में ये मामला गया। अदालत में इमरान खान ने यकीन दहानी कराई कि हम डी चौक नहीं जाएंगे, और अदालत की जानिब से एक जगह मुख्तस कर दी गई। इंतज़ामिया को ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात करें। H9 और G9 के दरमियान एक जगह भी इनको दे दी गई, जिसके बाद इंतज़ामिया ने अपनी नफरी वहाँ से हटा ली। लेकिन इमरान खान तमाम काफिले को लेकर इससे भी आगे चले गए। बाद में दोबारा से अदालत में मामला गया, और फिर इमरान खान साहब अपनी यकीन दहानी से ही मुकर गए और कहा कि मैंने तो ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई ही नहीं। जो 2 वकला ने उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई थी, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर ही ये यकीन दहानी करवा दी। ये मामला इस वक्त अदालत में है। ये इसलिए अहम है क्योंकि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। इस वक्त रास्ते में हैं। 6 रोज़ हो चुके हैं जी इस लॉन्ग मार्च को। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। गो स्लो की पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन अभी तक ये काफिला जो है वो गुजरावाला से ही कुछ आगे पहुंच पाया है। इतलात यही है कि 10 नवंबर या फिर 11 नवंबर को ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। अदालत की ऑब्जर्वेशंस, अदालत के रिमार्क्स इस लिहाज से अहम हैं कि इस मरतबा कौन सी यकीन दहानी इमरान खान साहब करवाएंगे, जिसकी बेस पर उन्हें यहां पर जलसा करने या धरना देने की इजाज़त होगी। आज इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च से मुतालिक ये कह दिया है कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 माह तक ये तहरीक चलती रहेगी जब तक इलेक्शंस कॉल नहीं होते। पहले तो इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हम जाएंगे और हमें इलेक्शंस मिलेंगे, हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि 10 महीने में मजीद ये तहरीक जारी रखूंगा। क्या वजह है लॉन्ग मार्च के दरमियान में इस तरह का बयान कि जिससे ये तासुर मिलता हो कि लॉन्ग मार्च के मकासद शायद हासिल नहीं होंगे, या किसी किस्म के कोई शुकूक व शुबहात हैं या नहीं। इमरान खान ने आज बात करते हुए एक मरतबा फिर से अपनी बेबसी का इजहार भी कर दिया और कहा कि इन मुजरिमों को हम सज़ा दिलवाना चाहते थे, लेकिन कुछ खुफिया हाथों ने इन्हें सज़ा नहीं होने दी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रंग इख्तियार करेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम बात करेंगे। बहुत से पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हमें यहाँ लें एक छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लॉन्ग मार्च का 6ठा रोज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जगह जगह रुक के खिताब कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है और काफ़ी दिनों के बाद ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। इतलात हैं कि 10 या 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक इनको इजाज़त नहीं मिली और साथ सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो इस वक्त हमें सीनियर तर्जुमेकार ज़ैकम खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, उन्हें भी वेलकम करेंगे। दानियाल साहब, ये तो लॉन्ग मार्च जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आपको थका रहे हैं हम, बार बार वो अनाउंस करते हैं और फिर अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। तो थका के आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, तो आपने नफरी भी लगा ली है वहाँ पर, आपने सैकड़ों कंटेनर्स भी वहाँ पर रखे हुए हैं, तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब ये जहनी मरीज हैं ये लोग, और इनका अनफॉर्चुनेट कि इनको हकीकत से ये इतने दूर है कि थका रहे हैं। मुझे बताइए जहाँ ये जलसे कर रहे हैं वहाँ हुकूमत किसकी है? जहाँ कौन इनको प्रोटेक्शन दे रहा है कि 500 का जत्था पीछे और 500 का जत्था आगे सिविल कपड़ों में कौन इनके साथ चल रहा है? वहाँ की काबीना और वहाँ की पुलिस एहलकार हैं जो इनके साथ हैं, तो हमें कैसे थका रहे हैं? और दूसरा देखें, ये इनका असल में मसला क्या है? ये जब चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे तो तब इन्होंने जलाओ घेराव की बात की, आपके पार्लियामेंट को बंद कर दिया, यहाँ उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया, तो तब भी इन्होंने ये नारे लगाए। अब इनको मसला ये है कि इनको भागने की ये वो इनकलाब है जिसको 2 हफ्ते में बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। ये इनकलाब बैसाखियां ढूंढने शुरू हो गया। अब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू तो कर दी है, अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये चाहते तो हैं कि खूनी हो, ये चाहते हैं कि ब्लडशेड हो, तो तभी कोई इनकी दाल गलेगी। उसके अलावा तो इन्होंने अपने बेगुनाह लोग मरवाने के बगैर तो इनका कोई हल कोई नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोर्ट्स के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो अब इनकी दाल तभी गलेगी कि जब इस तरह की कोई हरकत करेंगे। और दे आर मोर देन वेलकम, ये अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएं, लेकिन ये अगर इतने ही मुहिब वतन है, ये मुझे बताएं कि ये किसके लिए कर रहे हैं मार्च? और अगर ये मार्च पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि उस मार्च में कितना जिक्र उन बेसहारा उन बच्चों का जिनके माँ बाप इस फ्लड में बह गए, कितना जिक्र उन लोगों का जिनके मवेशी जिंदगी कुल कायनात वो मवेशी थे वो खत्म हो गए, कितना जिक्र कर रहे हैं उन बच्चों का जिनके घर बार जिनका तबाह हो गया सैलाब में। तो सवाए झूठ के और झूठी बातों के इनके पास ना कुछ देने के लिए है ना कुछ ऑफर करने के लिए है। आप लोग चोर डाकू हैं और आपको सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन कुछ खुफिया हाथ थे जिन्होंने सजा नहीं होने दी। वो ये कह रहे हैं, खान साहब ने आज भी बात की है कि जिस चोर को जेल में होना चाहिए था वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं वो। तो मुझे बताएं कि अगर ये चोर डाकू का नारा इनका वतीरा है, ये आपको ये इतना झूठ बोलो, जब इनको पता था कि पार्लियामेंट से बाहर निकलने लगे हैं, ये उठा के बाहर निकलने लगे हैं, तो ये साइफर का ड्रामा किया। साइफर, फॉरेन फंडिंग, साइफर 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 आया तो पता, उससे पहले इन्होंने पता था दे वर गोइंग आउट नाउ। अब ये इन्होंने झूठा नैरेटिव, मुझे बात बताएं कि करप्शन करने वालों को ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ये इमरान खान कौन है? ये इमरान खान मुझे बताएं कि घड़ी चोर, ये तोशा खाना के तोहफे बेच के सस्ती कीमतों में बेच के अपने जेबों में डालने वाला। मुझे बताएं कि जो उस रिपोर्ट अभी आजकल आ रही है कि दिन का 60-70 करोड़ रुपया लग रहा है, ये बताएं ना ये चोर कौन है कि जो फ्लड विक्टिम्स के जमा किए हुए पैसे अपनी आप इसके ऊपर लगा रहे हो? अगर इतना इनका दामन साफ है तो आए दिखाएं वो पैसे जो उन्होंने 100-50-60 करोड़ रुपया जो कह रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं? अरबों रुपया कहते हैं हमने कलेक्ट किया है, तो इनके सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर ये इतने सच्चे हैं और अगर ये करप्ट नहीं है तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को कॉन्ट्रडिक्ट करें। क्यों नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे? क्योंकि इनके जमीर झूठे हैं। इनको पता है इनको पता है कि इन्होंने किस तरह किया है। ये नैब, अच्छा मुझे बताएं एक और चीज, ये नैब की बातें करते हैं, नैब ये नैब वो, हमने ये किया। इनका जो कोई भी बंदा मुझे इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि इनका नैब का स्पोक्स पर नैब का हेड कौन था केपीके में? इन्होंने नैब को गैर फाल कर दिया, केपीके में चलने नहीं दिया, एक केस रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि ये चीज खुद चोर है, इनके अंग में चोरी घुसी हुई है। लेकिन 20 अरब का मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है ना 100 अरब में चला गया कि अवाम तो उनके साथ है ना, अवाम ने इन्हीं को वोट डाला है। 37 में से 29 इलेक्शन जिमनी इलेक्शन इन्होंने जीते हैं। आपको बुरी शिकस्त हुई है, कम से कम ये तो तस्लीम करें आप। अच्छा अब मुझे अब इस चीज का जवाब देने दें। देखिए हमने जब इनकी हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हम 13 इलेक्शन लड़े और उनमें से 11 हम जीते, ठीक है ना। ओवर 95% इलेक्शंस हम जीते, हुकूमत इनकी थी। 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? ठीक है ना, बताएं 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? ये तमाम सीटें वो हैं जो ये जीतते में हैं और ये लोगों को झूठा बयानियां बेच रहे हैं, लोगों को झूठी बातें कर रहे हैं। 4 साल में इन्होंने तबाह कर दिया। वो लोग इनको वोट क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि लोगों को पता था कि इन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तान को। आज ये पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन इंशाल्लाह आप 7-8 महीने में देखेंगे कि जो आपके ग्राफ्स हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बेहतर से बेहतर होगी। इनको इनकी चीजों का जवाब मिलेगा। और झूठी कॉन्स्पिरेसी देखें, ये पाकिस्तान की अरशद शरीफ का वो जो डेथ का वाकया हुआ उसके ऊपर इन्होंने सियासत की। ये इंडिया के लोग, यार मुझे आपको बात बताएंगे फॉरेन फंडिंग की पे क्यों छुप रहे हैं, भाग रहे हैं कि इंडिया के लोग इमरान खान की स्पीचें दिखा रहे हैं, इमरान खान की बातें दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ। इमरान खान के लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जिनसे ट्वीट्स करवा रहे हैं, जिनसे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, अपनी अफवाज, अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने मुल्क के खिलाफ। यार आप अपनी जातियात में इतने गिर जाओगे कि आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को स्टेक पे लगा दिया है। और ये इतने सेल्फिश है, ये हमेशा इतना सेल्फिश बंदा है कि पाकिस्तान से पहले ये बंदा, इसकी अपनी जात है। उन गरीब बच्चों के माँ बाप के जिनके घर तबाह हो गए, उन सब कुछ से पहले इसकी अपनी जात है। केपीके में सैलाब आया हुआ, सवाद की तरफ क्यामत आई हुई, लेकिन इन्होंने उन लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी नहीं समझा। ये कंटेनर के ऊपर नाच गाना और जलसे इन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन इस वक्त हमें नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि इतना स्लो आपका लॉन्ग मार्च क्यों चल रहा है? और कुछ मीम्स भी बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे कि वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब से भी होके आ गए हैं, चाइना से भी होके आ गए हैं, इतनी दूर दूर से वो होके आ गए हैं, लेकिन आपने तो इस्लामाबाद करीब ही जाना था, आप तो गुजरांवाला से आगे नहीं जा सके। क्या वजह है और क्या लोग नहीं हैं और क्या कुछ स्ट्रेटजी के तहत आप रुके हुए हैं या फिर मुज़ाकरात का इंतजार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, अगर लोग ना हो तो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की टांगे ऐसे कांपे। मैं कांपती टांगे नहीं कहता, मैं जो कुछ देख रहा हूं, मेरी आंख जो कुछ देख रही है और आपका कैमरा जो कुछ दिखा रहा है, वो पूरी कौम को नजर आ रहा है। इस वक्त लोगों में जितना जोशो जज्बा, बिलखुसूस जब कोई माँ अपने बच्चों के साथ किसी एजुकेशन की का हिस्सा बनती है, जब आपकी मिडिल क्लास, आपका नौजवान, आपकी खवातीन और फैमिलीज किसी एजुकेशन में शरीक होती हैं, और फिर जिस तरह से आपने इंतखाबी नताइज का जिक्र किया कि कुरम में NA-45 में जिस तरह से लोगों ने 13 जमाती इत्तेहाद को ये आईना दिखाया कि इमरान खान अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ खड़ा है तो फिर हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर मौजूदा हुकूमत ये नहीं कहेगी कि लोग इनके साथ नहीं है तो फिर ये क्या कहेंगे? इनको तो हर तरह से बैलेट के जरिए भी शिकस्त का सामना है। इनको अफसरों में, तज्जियों में और थिंक टैंक्स में यकीन करें, अगर इनकी वो जो जाती गुफ्तगू ये लोग बैठ के प्लानिंग की कर रहे हैं, अगर किसी तरह वो ऑनियर हो जाए तो लोगों का अंदाजा हो जाए कि ये कितने हवास बागता हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह जी, लॉन्ग मार्च तो चल ही रहा है और आप जैसे कह रहे हैं कि आपके ख्याल में बड़े लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शरीक है। ज़ैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम खान साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब ने जो आज ये बात की है कि मेरी ये तहरीक 10 महीने चलती रहेगी, खान साहब कल तक तो ये कह रहे हैं किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं, इलेक्शंस पे ही बात होगी, लेकिन 10 महीने बाद से इलेक्शंस आ जाने हैं, तो फिर ये लॉन्ग मार्च कैसा, फिर ये तहरीक कैसी, तहरीक का मकसद कैसा, खान साहब ने फिर पॉलिटिकली क्या गेन किया इससे? इमरान साहब, आज जो उन्होंने कहा है इससे इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि जो गेन्स, जो फ़ायदे वो इस लॉन्ग मार्च से हासिल करना चाहते थे, कम अज़ कम जो फौरी फ़ायदे हासिल करना चाहते थे, वो अब उनको हासिल नहीं हो रहे। मेरी नज़र में इसीलिए ही उन्होंने लॉन्ग मार्च को थोड़ा डिले भी किया, लंबा भी किया, कि शायद इस दरमियान में कोई बात तय पा जाए। लेकिन डेडलॉक गहरे से गहरा होता चला जा रहा है और उस डेडलॉक के गहरे होने की वजह यह है कि अब 2 फरीक नहीं हैं, 3 फरीक हैं। अगर उनका और सियासी हुकूमत का उनका झगड़ा होता तो इस्टेब्लिशमेंट में बीच में आके सुलह सफाई करा देती। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी घसीट कर बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने जब मार्च शुरू किया तो उसमें भी उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट क्या ही नाम लिया, उन पर ही सख्त से सख्त अपना अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। अभी दूसरी तरफ से हमें ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि इमरान खान साहब को कोई फौरी रियायत ना दी जाए। और मसला इमरान खान साहब की अपनी जिद का भी है, अना का भी है, उनके मुतालबात की नेचर का भी है। हमें मालूम है कि उनके 2 मेन मुतालबात हैं और पहला मुतालबा ही ऐसा है कि उसे मानना मुमकिन ही नहीं है, और वो मुतालबा ये है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री है वो उनकी मर्जी से की जाए या उनकी राय उसमें शामिल की जाए।
अब मसला ये है कि ये मुतालबा सिर्फ गैर आइनी नहीं है। अगर सिर्फ गैर आइनी होता तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इतनी बड़ी बात ना होती, हमारे लिए तो फिर भी बड़ी बात होती। ये उसके साथ साथ इदारे के लिए एक बहुत ही मुश्किल मुतालबा है, एक नामुमकिन मुतालबा है कि अगर पाकिस्तान में ये रिवायत पड़ जाती है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का तकर्रुर उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से आईन में लिखा है, बल्कि अपोजिशन लीडर्स की राय से और उनके दबाव के अंदर किया जाता है, तो फिर कल को तो जब भी इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट होगी, कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर मकबूल भी हो सकता है, गैर मकबूल भी हो सकता है, अच्छे धरने के लिए। लेकिन ज़ैगम खान साहब, बात यह है कि जिस बयान का आपने जिक्र किया है, आपके ख्याल में खान साहब तो हुकूमत करके आए हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता था, तो जो बयान देते हुए उनके साथ शायद मिसकैलकुलेशन होगी आपके ख्याल में, वो ये चीज़ जज नहीं कर पाए और उन्होंने नाराज़गी भी मोल ले ली, और अब इस नाराज़गी के बाद वो क्या समझते हैं? क्या उनके जहन में है कि ये नाराज़गी मोल लेने के बाद मेरा लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब हो पाएगा? देखिए इमरान साहब, सियासत की दो हकीकतें हैं ना। एक हकीकत है अवामी सियासत, पॉपुलैरिटी की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लेकिन दूसरी हकीकत है उसकी पावर पॉलिटिक्स। तो इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए पावर पॉलिटिक्स को लीवरेज करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं उससे इत्तफाक करता हूँ, और मेरी ये राय है कि थोड़ा बहुत तो उन्होंने मिस कैलकुलेट किया है। इतना इंतहाई मुतालबा, फिर उस पर इस तरह से डट जाना, फिर इस्टेब्लिशमेंट से इतना सख्त रवैया अपनाना, आज तक तो हुआ नहीं कि कोई पार्टी कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी शदीद लड़ाई में चली जाए और दूसरी तरफ से खैर खैरियत से निकल आए। देखिए नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था 2019 में, वो कम पॉपुलर नहीं थे, उनके पास 2/3 अक्सरियत थी। उसके बाद भी जब अभी वो आए थे 2013 के बाद से, उस वक्त भी बहुत बड़ी अक्सरियत उनके पास थी, लेकिन अपने दौर में उनके साथ जो हुआ और एंड पे जो कुछ हुआ तो उनकी मकबूलियत उनको फायदा नहीं दे सकी। तो अब ओपन सवाल ये है, लोग ये पूछ रहे हैं क्या इस बार क्योंकि इमरान खान इतने मकबूल हैं वो खेल को बदल के रख देंगे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट पर इस तरीके से असरअंदाज होना शुरू कर देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं की बात माने? यानी जो हाइब्रिड सिस्टम बना था जिसमें इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की राय शामिल होनी थी, और अब इमरान खान साहब जब उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं कि उनकी राय मुकद्दम हो और इस्टेब्लिशमेंट उनकी राय पर चले, और वो ये नहीं चाहते कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनके सपोर्ट करना शुरू कर दे और एक हद तक उनके मातहत होकर उनके मुखालिफों के खिलाफ इकदाम करे। ठीक है कुरैशी साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आप क्या ज़ैगम खान साहब से एग्री करते हैं? और ये मुझे बताएं कि खान साहब इतने गैर आइनी मुतालिबात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को तो वो जमहूरी कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं किसी की नर्सरी में पल के नहीं आया, मैं तो 26 साल तक जिद्दोजहद करके आया हूँ, और आने के बाद वो गैर आइनी मुतालिबात फिर क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने किसी जगह इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। अब ज़ैगम खान साहब से कोई अलहदगी में इस तरह की मशावरत हुई उसका मैं नहीं कह सकता। मेरे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल आर्मी चीफ को मुशावरत से लगाने वाला मुतालबा जो है वो आईनी है गैर आईनी आपके ख्याल में? मेरी आप तो सुन लेना जी, पाकिस्तान की अवाम के सामने इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान को फलता फूलता देखने वाले सब लोगों का एक मुतालबा है कि इस मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, गैर जानिबदाराना इंतखाबात होने चाहिए, और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में होने चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई और मुतालबा होगा। अब चूंकि जो इंटेलेक्चुअल्स है पाकिस्तान के और दानिश्वर लोग हैं या एनालिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ चीजों का तज्जिया करते हैं। लेकिन कुरैशी साहब, खान साहब तो खुद ये कह रहे हैं मैं तो इस गवर्नमेंट से बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके इशारों पर ये लोग चलते हैं। तो उनका इशारा किस तरफ है? और क्या सियासतदान इस तरह से बात करता है? क्या सियासतदान उनसे इलेक्शंस मांगता है? अगर पाकिस्तान में वो आइडियल डेमोक्रेसी हो तो फिर तो बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान में जो हालात है वो आपसे और मुझसे तो पोशीदा नहीं है। अरशद शरीफ साहब की शहादत होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो सऊदी अरब जाके कमीशन, जुडिशल कमीशन या इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान में उनके पास ना ये जुर्रत थी, ना मेरा ख्याल उनके पास ताकत थी। जब DGISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से,
तो सऊदीया से प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं। आपके एक एमएनए जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे बलूचिस्तान से, उन्होंने आज से कुछ माह पहले नेशनल असेंबली के फ्लोर में स्पीच करते हुए मुखातिब करके वजीर आजम को कहा कि मैंने आपसे 10 बार राब्ता किया, आसन इकबाल साहब ने मुझसे राब्ता किया, मैंने राब्ता किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरे हल्के के डेवलपमेंट फंड भी जारी नहीं हुए। और जब मैंने उनसे फोन करवाया जिनके फोन पर काम होते हैं तो फौरी तौर पे मुझसे राब्ता किया गया। तो देखें अल्लाह ताला नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला की सारी कुदरत हर शख्स देख सकता है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब की जो असल स्ट्रगल है वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की है। वो इस मुल्क में आम आदमी को सिर्फ इस्तेमाल करने की बजाय आम आदमी को बतौर एक मुल्क, बतौर एक रियासत उसके तमाम हुकूक की तरसील है। आम आदमी अगर ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझता कि वो इस मुल्क में कानून के अंदर वही प्रिविलेज और वही उसको सपोर्ट मिल रही है जो बड़े बड़े बिलावल हाउसेज में रहने वालों को, जाती उम्रा के महलात में रहने वालों को या इस कबील के तमाम लोगों को मिल रही है, तो मैं फिर इस निज़ाम पर बहुत सारे सवालिया निशानात देख रहा हूं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आज पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, अभी मैं दानियाल साहब को सुन रहा था, इन्होंने कहा जी हमारी जब हुकूमत थी तो उस वक्त पीटीआई बहुत सारे इलेक्शन हारी, ज़मीनी इलेक्शन देखें, इन्होंने 3.5 साल महंगाई का चूरन बेचा, लोगों को प्रोवोक किया, महंगाई के एजेंडे पर मार्चेस किए। पाकिस्तान में एक साहब हुआ करते थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। सिर्फ 2 वजारतें लेकर हज और मवासलात की, उनको महंगाई नजर नहीं आती। एक मोहतरमा हुआ करती थी मरियम नवाज और साहबा और हमजा शहबाज हमारे पंजाब में हुआ करते थे, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। अब मुल्क में लगता है चीजें भी कम हो गई हैं। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आज को 40 अरब से ज्यादा का टीका बिजली के बिल की सूरतों में पाकिस्तान की आवाम को लगाया गया है। कुरैशी साहब, आपने अहम नुकता उठाया है, आपने ये जो तमाम सवालात उठाए हैं, खास जो सिस्टम में जो सवाल आपने उठाया ना, इस पे हम जरूर बात करेंगे। दानियाल चौधरी साहब से भी, जैगम खान साहब से भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि इस मुल्क में एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं है, हकीकी जमहूरियत नहीं है। इस वजह से जिन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये गैर आइनी है, तो वो गैर आइनी भी नहीं है। तो चौधरी साहब, आप तो बैरिस्टर भी हैं, ज़रा आप भी रोशनी डालें इस चीज़ पर कि एब्सोल्यूट जमहूरियत होगी तो ही आइन को फॉलो किया जाएगा, या जो हम लोग कह रहे हैं कि गैर आइनी मुतालबा है या आइनी मुतालबा है, उसकी क्या हकीकत है फिर? सर, एक तो पहले चीज बोलूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेरे ख्याल से इनको तीन चार महीने पहले पता चला है कि इस मुल्क में एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं है। वरना अगर एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी होती तो ऐसी पार्टी जो टांगे की पार्टी है, वही सॉरी टू से, जो 2 सीटें भी नहीं जीत सकी थी, वो कहाँ आते आगे। और देखिए, बात सुने, ये बात करते हैं पाकिस्तान में हमने ये किया वो किया। मुझे बताएं कि ये किस चीज के लिए कंटेनर के ऊपर खड़े हैं? इन्होंने पाकिस्तान में ऐसा 4 साल में क्या किया कि जो अगले 8 महीने में कर सकते थे? इन्होंने मुल्क की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्जा लिया। सिंस 1947 जितना कर्जा लिया गया, उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में के एतबार में लिया। इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्कुलर डेट छोड़ के गए। आप मुझे बात बताएं, 105 से 175 पे डॉलर लेके आ गए, तब इनकी चीखें नहीं निकली। और अब जब इनकी पॉलिसीज की वजह से आज ये हाल हो रहे हैं, तो आप बातें कर रहे हैं। मुझे बात बताएं कि इन्होंने कहा कि इनको किसने, आपको इनसे पूछा गया कि आपको करप्शन किसने बताई मुल्क में हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला हमें एस्टैब्लिशमेंट ने बताया कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट है। लेकिन जब इनको इदारों ने बताया कि बुशरा बीबी और गोगी किस तरह करप्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको उठा के चेंज करवा दिया, DGISI को चेंज करवा दिया। ये बात करते हैं इनके दोहरे मयार की, कि मुझे बात बताएं कि इनका आपका किस चीज में इनका दोहरा मयार? इनको ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन के कसीदे पढ़ते थे ये, वो इलेक्शन कमीशन ने जब इनके खिलाफ फैसले दिए तो इलेक्शन कमीशन गद्दार हो गया। हम इन चोरों को सजा दिलवाना चाहते थे, वो ये कह रहे हैं कि हम इन चोरों को सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन कुछ खुफिया हाथों ने इनको सजा नहीं होने दी। तो आप तो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, लेकिन क्या खुफिया हाथ फिर आपके साथ थे? कौन से चोर भाई?
चोर वो है जो तोशाखाना में चोरी करते हुए पकड़े गए, चोर वो है जो घड़ियां बेचते हुए पकड़े गए, चोर वो है जो फॉरेन फंडिंग से इंडिया से पैसे लेते हुए पकड़े गए और डंके की चोट पे पकड़े गए और हर चीज का जवाब दिया मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही था कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मुझे तो पता ही था कि उन पैसों से हम पार्टियां चला रहे हैं, कल कहेंगे मुझे तो पता ही था कि सैलाब के पैसों से हम इलेक्शन ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये मुझे बात बताएं कौन चोर पकड़ा गया? फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी को करे ना काउंटर, इनकी पार्टी की है कसूरी साहिबा जो कहती है कि $2 मिलियन दिए गए, इनको जमा किए इन्होंने अस्पताल के कर उसके लिए और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगा दिया। यही अरशद शरीफ कहता था बार बार अपने प्रोग्राम से कहते रहे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के थ्रू ये और मुल्कों से पैसे लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे लगा रहे थे। किस तरह चोरी से ये पकड़े गए? मालम जब्बा केस क्यों हम भूल गए? इनकी जिस चीज को आप पाकिस्तान की आवाम जो आज बिजनेसमैन ये प्रोग्राम देख रहा है, आप उनसे कहेंगे दिल पे हाथ रख के जवाब दो कि जो काम आपका 1 रुपए में होता था आपने 20 रुपए करप्शन देके काम कराए, जो काम आपका मुफ्त में होता था बिजली का मीटर तक 30-30 हजार रुपया दे के इनकी हुकूमत में हो रहा था। इनके एमएनएस एमपीएस पटवारियों से पैसे ले रहे थे, मंथलियां ले रहे थे, यहां ऐसे चोर और थानों से मंथलियां ली जा रही थी। मुझे आप बात बताएं कि आप सर एक सेकेंड मुझे बात बताएं कि आप किसी की वैल्यूएशन करते हैं मुल्क की कि मुल्क में करप्शन हो रही है नहीं हो रही, किस तरह होती है? करप्शन प्राइस इंडेक्स देखी जाती है, उसमें भी 4 पॉइंट्स आप ऊपर चले गए कि आपके अदवार में सबसे ज्यादा करप्शन। दूसरा मुझे बताएं कि अगर ये इतनी पाक दामन इतनी साफ ये बात कर रहे थे अमेरिका की, अमेरिका इनके पीछे, अमेरिका का क्यों नहीं नाम ले रहे, फिर क्यों छुप के बैठ गए हैं? मुझे बात बताएं कि इनसे इस्लामाबाद में 4 साल में एक पुल नहीं बना, नॉट इवन अ सिंगल ब्रिज, और इन्होंने $60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था सीपैक उसको रोक के बंद कर दिया, उसका एक लूप नहीं कंप्लीट किया। ये किसके कहने पे, ये किसके फॉरेन फंडिंग के पैसे थे कि सीपैक को रोक दिया जाए? हमने बिजली दी पाकिस्तान को, 21,000 मेगावाट ग्रिड में डाला। मुझे पता है वो 21,000 मेगावाट ग्रिड में इसलिए डाला इमरान साहब कि आपकी इंडस्ट्री लगनी थी, महंगी बिजली इंडस्ट्री को जानी थी, सस्ती बिजली घरेलू सार्फिन को जानी थी। वो किधर की इंडस्ट्री जो लगनी थी? कुछ नहीं हुआ। वो आज ये हुआ कि वो कारखाने बंद करने पड़ गए इनकी नाअहली की वजह से। ज़ैगम खान साहब, और ये गैस और एलपीजी ये दिसंबर और जनवरी में नहीं खरीद सके। ठीक है जी ज़ैगम खान साहब, ऐसे हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो जाती है तो उसको सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाता है। यही इमरान खान साहब थे और यही कहते थे कि सेम पेज है। यही इमरान खान साहब थे और कहते थे मेरे होते हुए इदारे जो हैं बड़े आज़ाद हैं, अदलिया जो है बड़ी आज़ाद है और हम बड़ा एहतसाब भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट से गए हैं वो तो कहते हैं कि जी हमें किसी और ने बताया था कि ये लोग करप्ट हैं, और वो तो कहते हैं कि जी कुछ खुफिया हाथ थे जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो खान साहब की किस बात को माना जाए, फिर किसको ना माना जाए? इमरान साहब बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ 1 मिनट में मुझे इजाज़त दीजिए कुरैशी साहब की मैं एक बात को रिस्पॉन्ड कर दूँ जो उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा कि मुझे शायद इमरान खान साहब ने कोई कान में बात बता दी थी। देखिए इमरान खान साहब डंके की चोट पर मुसलसल कह रहे हैं कि ये हक को बातिल की जंग है, किसी इदारे को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिम्मेदारी है तमाम इदारों की कि उनके साथ खड़े हों। ये कह रहे या नहीं कह रहे? अब आप मुझे बताइए, मैं इमरान खान की इस बात को जब आइन के आर्टिकल 243, 244, 245 पर रखता हूँ तो उसका क्या मतलब निकलता है कि वो आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। फौज की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का हुक्म माने। उसके अलावा जो वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप आइन को भी पढ़ लीजिए। और खुद पीटीआई ने 2020 में सिर्फ 2 साल पहले आर्मी एक्ट को अमेंड किया था, और उस अमेंडेड एक्ट को पढ़ लीजिए कि किसको ये अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे और क्या तरीकाकार है कि आर्मी चीफ जिस तरीके से अपॉइंट होगा। अब आपकी बात देखिए, जब मुस्लिम लीग नवाज 2018 में हुकूमत से गई थी तो पाकिस्तान को एक बहरान में छोड़कर गई थी। एक शदीद माशी बहरान था, 18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और अभी जब पीटीआई हुकूमत से गई है तो एक वैसा ही बहरान पाकिस्तान को छोड़कर गई है। और अब भी आप देख रहे हैं कि उसी तरीके का एक $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। माफी चाहता हूं, पिछली बारी ये $20 बिलियन था, और 5,500 अरब रुपए का बजट का खिसारा छोड़कर गई है। तो मतलब ये है कि सिर्फ एक हुकूमत या दूसरी हुकूमत की बात नहीं है,
पाकिस्तान में मुसलसल जो माशी पॉलिसियां हमारी अशराफिया ने अपनाई हैं वो पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रहे हैं। इनके जो झगड़े हैं खान साहब, ये हर जो जाने वाली गवर्नमेंट है वो ही बुरी क्यों होती है? जो आने वाली गवर्नमेंट है वो तो कहती है कि जी हमने तो इस मुल्क को संभाल लिया है, जैसे ये गवर्नमेंट जाएगी वो भी कहेगी ये पिछले खराब कर गए। तो ये क्या एक हम देख रहे हैं कि एक आदत बन चुकी है, जो भी गवर्नमेंट, जाने वाली गवर्नमेंट खराब होती है, आने वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है। इमरान साहब, ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स है ना। अब हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि नैरेटिव से आगे निकलकर हम तज्जिया करके फैक्ट्स और फिगर्स को देखकर हम सबको, अपने लोगों को, अपने देखने वालों को पेश करें। हमारी तो ये जिम्मेदारी है। और दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर है, जिसकी वजह से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, उसको ना भूलें। अब इमरान खान साहब जो हैं वो 4 साल तक पिछली हुकूमत के जिम्मे ये बात लगाते रहे। उन्होंने डेट कमीशन तक बना दिया कि कर्जे क्यों पाकिस्तान ने लिए, किस लिए लिए, किस तरह से लिए, वो पता नहीं कमीशन कहाँ गया, लेकिन उन्होंने फिर तारीखी कर्जे ले लिए। यानी आप देखें कि तब्दील कुछ नहीं होता, चीजें वही दोहराई जाती हैं, सख्त फैसले नहीं किए जाते। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, पाकिस्तान की 1/4 मईशत ताजरों के हाथ में है, ट्रेड सेक्टर के हाथ में है। इमरान खान साहब भी उनको टैक्स लगाने से दौड़ गए। अभी आपने देखा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब भी उनको टैक्स लगाने से दौड़ गए। मरियम नवाज साहिबा ने तो इस बारे में ट्वीट भी कर दी। और आप ये देखिए कि मैं देख कर हैरान हो रहा था इस बात को कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब खुद ये बता रहे थे कि फैसलाबाद में जो सूतर मंडी है, जहां पर एक एक आदमी के 8-8, 10-10 बैंक अकाउंट है, डबल उनके खाते बने हुए हैं। मतलब वो इसको एक नॉर्मल बात बता रहे थे, वो टैक्स एवेजन को एक नॉर्मल चीज के तौर पर दे रहे थे। जब तक हम ये सब कुछ नहीं बदलेंगे तो ये खाली जो करप्शन का बयानिया है, आप देखिए पीटीआई के पास करप्शन का बयानिया था, करप्शन को खत्म करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। और जो कहा गया बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान उन 4 सालों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर 117 से गिरकर 140 पर आ गया। इसमें भी ज़ैनुल खान साहब मजीद बात कर, आपने जैसे कि बात की कि सख्त फैसले तो इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही पिछले 6 महीनों से सख्त फैसलों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नमेंट ये नैरेटिव बना रही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने वाला है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आने दे रहे। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम भी आने वाला है, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि वो मौशी इस्तेहकाम भी ना आए। तो कुरैशी साहब, आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये तो मुल्क के हालात ठीक होने वाले हैं और आप नहीं चाहते कि मुल्क के हालात ठीक हों। अगर हालात ठीक हो गए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी फिर। अच्छा, मौजूदा जो हुकूमत है ना जी, ये को मकाफात अमल का शिकार लोग हैं। जब ये एक दूसरे की मुतहरिफ थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुखालिफ थे, तो ये एक दूसरे के बारे में यही कहा करते थे। आज ये इकट्ठे हो गए हैं। मैं दानियाल चौधरी साहब से एक दरख्वास्त करूंगा, ये कानून के तालिब इल्म है, ये मेरी रहनुमाई करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब को और इनके रुफका को सिसिलियन माफिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन, गॉड फादर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कहा था। सेकंड, जिन लोगों को ये सारी जिंदगी राजा रेंटल, मिस्टर 10%, मौलाना डीजल और दीगर नामों से पुकारते रहे, तो क्या ये समझते हैं कि ये माजी में जो ये अलकाबात इन्होंने लोगों को दिए थे वो गलत थे? और जो शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मैंने आसिफ जरदारी को लाड़काना लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा, अली बाबा 40 चोर से पाकिस्तान की लूटी हुई करप्शन ना वापस ली, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। अब तो मुल्क के वसीत और मुफाद में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जी, मैं एक चीज अर्ज कर दूं, आज अगर पाकिस्तान, जैसे इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से, अब चूंकि इनके पास कोई चीज नहीं है, इन्होंने फौजिया कस्तूरी साहबा का नाम लिया, और ये बड़ी अच्छी, बड़ी हैरानकुन और बड़ी खुशगवार बात है कि जो शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होता है वो बहुत बुरा होता है। जैसे ही वो किसी भी वजह से पॉलिटिकल बेस पर या जाती तकलीफ की बिना पर कोई स्टेटमेंट एंटी पीटीआई दे देता है, ये फौरन उसको अपनी छतर छांव में ले लेते हैं। मैं इनसे अर्ज करूंगा, अगर इमरान खान साहब और उनके रुफका ने इतनी ही करप्शन की थी, भाई इदारे आपके हाथ में है, आपने तो अकाउंटेबिलिटी लॉ बदल ली अपने लिए। ये कायनात इस दौर में, मॉडर्न वर्ल्ड में ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अपने इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले
अपने पर कायम केसेस खत्म करने के लिए अकाउंटेबिलिटी के लॉ चेंज कर दिए। काश ये एफआईए के कवानीन भी कुरैशी साहब आप जाए ना असेंबली में, इनको रोकें ये लॉज पास करने से। नहीं जी, आप जिस एफआईए को आज ये बदमस्त हाथी की तरह सहाफियों पे और पब्लिक पे और सेनेटर्स पे अराकीन असेंबली पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लॉज ही बदल लेते। ये लॉज इनको खुद भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, जो डेमोक्रेटिक माइंड के लोग होते हैं वो अवाम की राय को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान की अवाम पिछले 6 माह से जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, अगर कोई एनालिस्ट, अगर कोई दानिश्वर, अगर कोई सहाफी, ठीक है कुरैशी साहब वक्त थोड़ा कम है, दनियाल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहें। सर देखिए, पहली चीज मैं इनकी क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा। एक, मैं इसलिए टू द पॉइंट अकाउंटेबिलिटी लॉ, मरियम नवाज साहिबा के केसेस में और पीएम मियां साहब के केसेस में हमने क्लियरली कहा कि अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट है और हमें कोई रिलीफ मिलता है तो हमें रिलीफ नहीं चाहिए। हमने क्या चीज चेंज की? हमने चीज चेंज की कि जहां कि अगर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो लॉ का मैक्सिमम है, तो वो अगर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है तो उनका काम है। क्योंकि इन्होंने आपके, मैंने नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो इन्होंने 4 साल नैब इस्तेमाल किया वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आर्म ट्रस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। और मुझे बात बताएं, ये इतना नैब इनको याद आ रहा है तो नैब मुझे बताएं कि नैब इन्होंने गैर फाल क्यों कर दिया केपीके में? क्यों नहीं अपने किसी सूबे में नहीं चलने दिया? नैब इन्होंने वहां बंद कर दिया। दूसरी बात इन्होंने की क्या नाम है, अपने अकाउंटेबिलिटी की। तो मुझे बात बताएं कि ये अलीमा खान साहिबा के केसेस कहां गए? सिलाई मशीनों से करोड़ों रुपया कमाते रहे। और इन्होंने कहा कसूरी साहिबा की बात इनको इतनी अच्छी लगी। हमें कसूरी साहिबा की बात अच्छी नहीं लगी। मैं आपको बता रहा हूं तसलसल के मियां नवाज शरीफ को जो भी छोड़ के गया उसने कहा कि मियां नवाज शरीफ मुहिब वतन है। मियां नवाज शरीफ में शायद कोताहियां और कमियां होंगी लेकिन वो करप्ट लीडर नहीं है। इनको जो भी छोड़ के गया, वो बाबर अकबर एस बाबर हो, वो कसूरी साहिबा हो, वो अलीम खान हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो ऑन हो या कोई और हो, उन सब ने कहा इमरान खान मॉरली करप्ट है, लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, मुहिब वतन नहीं है। और आपने देखा, जब मैं बात करता हूं सर, आप बैठे मैं सब भाई बात तो करते हैं, आप अपनी बात पे बोले ना सर, आप अपनी बात पे बोले। चौधरी साहब और ज़ैनुल खान साहब, आप सब शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।